16 दिसंबर 2002 की सुबह थी। सूरज अपने घर से ऑफिस के लिए निकला। कुछ ही देर में सूरज का फोन रिंग हुआ। क्या बात है स्नेहा, आखिर तुमने फोन किस लिए किया? कुछ नहीं, बस वापस आते वक्त चाय पत्ती लेकर आना, भूलना मत। ओके, मैं चाय पत्ती लेकर आऊंगा। हाँ, वैसे आप अभी कहाँ पहुँचे हैं? मैं गॉड चर्च के सामने पहुंचने वाला हूँ। मैं फोन काट रहा हूँ। बाय। गुड बाय। हेलो फकीरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी अभी सूरज गॉड चर्च के पास आने वाला है, तुम तैयार हो? अरे बिल्कुल मैडम, हम चील की निगाह गड़ाए बैठे हैं। आज वो ससुरा जिंदा नहीं बचेगा। इस बार काम हो जाना चाहिए। मुझे माफ करना सूरज, मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, मगर मैं जो भी कर रही हूँ अपने आने वाले कल के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम हो जाएगी। मुझे माफ करना सूरज। स्नेहा ने अपने पति के खिलाफ लालच में आकर बड़ा कदम उठा लिया था। वही सूरज को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गॉड चर्च के सामने मौत उसका इंतजार कर रही है। ससुरा अभी तक देखा क्यों नहीं रे? अरे मुझे क्या देखता है, सामने देख। अगर आज वो जिंदा बचा ना तो तू ससुरा जिंदा नहीं बचेगा। बॉस, सूरज की कार। अरे ससुरा भगा, तेज से भगा। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए आज, और तेज। सूरज की गाड़ी चर्च के पास से गुजर रही थी, लेकिन बाएं तरफ से फकीरा का ट्रक सूरज की ओर तेज रफ्तार से आ रहा था। और फिर अगले ही पल आसपास का माहौल बदल गया। सूरज खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ था। शायद वो सूरज नहीं बल्कि सूरज की लाश थी। मौके पर सूरज के छोटे भाई को इस बात की खबर मिली तो वो तुरंत ही सूरज की पत्नी और उसकी छोटी बच्ची को लेकर गॉड चर्च के पास उसी जगह पर चला गया जहां पर सूरज की मौत हुई थी। Excuse me, please. भैया क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, अब डेड बॉडी के पास नहीं जा सकते हैं प्लीज। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आखिर ये सब कैसे हो गया? देखिए, संभालिए अपने आप को। हमें लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति अब नहीं रहे, लेकिन प्लीज हमें विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करने दीजिए। पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। जी, जैसा आप कहे। अब लाश को लेकर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। मम्मी, पापा को क्या हो गया? मम्मी कुछ नहीं हुआ बेटा आपके पापा को, प्लीज डोंट क्राई। स्वीटी बेटा, आपके पापा आपके लिए चॉकलेट लेने गए हैं, बस आते ही होंगे, है ना? चाचू, मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ कह रहे हैं। पापा जिंदा नहीं है, वो मर गए हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इस हादसे को हुए आज 15 साल हो गए थे। इन 15 सालों में काफी कुछ बदल गया था। स्वीटी काफी बड़ी हो गई थी। लगता है मम्मी आ गई। बिटिया, क्या ये स्नेहा जी का घर है? जी
दरअसल यहाँ पर ये केक डिलीवर करने को बोला गया था हमको। जी लेकिन मम्मी घर पे नहीं है और आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें पैसे भी मिल गए थे। ठीक है, आप मुझे ये केक दे दीजिए। हाँ, मैं चलता हूँ। काफी अच्छा केक लगता है, इसे अनबॉक्स करूँ क्या? यस, हाँ, ऑसम, लेमन केक। इस बॉक्स के कोने में एक लेटर फंसा हुआ है। स्वीटी उस लेटर को पढ़ने ही वाली थी कि तभी घर के दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। दरवाजे के पास पहुंचकर स्वीटी ने जब दरवाजा खोला तो सामने स्वीटी के चाचा जी वीर थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटी, गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चाचा जी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मैं अपने लाडले बेटे के लिए उसका मनपसंद केक लाया हूँ। सरप्राइज। लेकिन केक का पार्सल तो पहले ही डिलीवर हो चुका है, तो आप दूसरा वाला केक क्यों लेकर आए हैं? कि क्या कहा? घर पर ऑलरेडी किसी केक की डिलीवरी हुई है, लेकिन मैंने तो कोई केक ऑर्डर ही नहीं किया था। तो इसमें चौंकने वाली बात क्या है? आपने नहीं तो मम्मी ने केक ऑर्डर किया होगा। मैंने भाभी को पहले से ये बता के रखा था कि मैं खुद मार्केट से अच्छा सा केक लेकर आऊंगा, तो दूसरा एक ऑर्डर करने की आखिर क्या जरूरत थी। वीर के मना करने के बाद भी स्नेहा ने जब दूसरे केक का पार्सल डिलीवर करने का ऑर्डर दिया तो वीर को कुछ अजीब सा लगा। लेकिन स्नेहा के घर आने पर जब उस केक का जिक्र हुआ तो स्नेहा ने केक को ऑर्डर करने से साफ इनकार करते हुए कहा, वैसे वो केक कहाँ है? हाँ, मम्मी वहाँ सामने डाइनिंग टेबल पर। लेमन केक। ये केक तो काफी महंगा लग रहा है। उस केक को देखते हुए स्नेहा की नजर उसी लेटर पर पड़ी जो लेटर कुछ देर पहले स्वीटी पढ़ने वाली थी। माफी चाहता हूँ, कई सालों से मिल नहीं सका, हालात ही कुछ ऐसे थे। ये केक मैं स्वीटी के लिए भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इस केक को देखकर वो काफी खुश होगी। जल्दी ही मुलाकात होगी। हाँ, स्ट्रेंज। वेट, मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद तुम बहुत खुश हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुमसे जल्द मिलने वाला हूँ। मुझे पता है हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, मगर आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू सो मच। आखिर इस लेटर को किसने लिखा है? भाभी, और ऐसा कौन है जो हमसे पिछले कई सालों से मिल नहीं पाया? उस लेटर को पढ़ने के बाद स्नेहा को कुछ भी समझ में नहीं आया। स्नेहा को लगा शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के बाद स्नेहा अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसा था जिसके साथ कुछ होने वाला था। ससुरा जो भी हो, लेकिन पीने के बाद बड़ा सुकून भरी नींद आती है। अरे क्या बताएं। एकदम सही बोल रहा है। शायद उन दोनों में से एक कोई और नहीं बल्कि फकीरा था। वही फकीरा जिसने आज से 15 साल पहले सूरज की जान ले ली थी। फकीरा बाबू, अरे आजकल जिंदगी में बड़ी टेंशन चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, लेकिन ये देसी पैक लगाने के बाद जैसे हमारी सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है बाबा। अरे क्या बताएं चाचा, हमरे जिंदगी में भी बड़ी परेशानी चल रही है। साला रात को बीवी सोने नहीं देती और दिन में तो दूसरा काम है, फुर्सत नहीं है। फकीरा बाबू, वहाँ कोई है, वहाँ सामने कोई है, वो देखो, कोई है वहाँ। कोई है? अरे दादा कौन है? ससुरा हमको तो कोई दिखता नहीं है। और आप? अरे दादा, बुढ़वा होने के बाद भी आप बड़े तेज हो। क्या खाते हो दादा?
मैं मजाक नहीं कर रहा। वहाँ वहाँ सच में कोई कोई था। वहाँ था कोई वहाँ पर कोई था। कोई तो था वहाँ पर। सामने उस पेड़ के पास कोई है वहाँ पर। कोई तो है वहाँ पर। अरे कौन है दादा, बोलते काहे नहीं? कौन है? मुंह में कुछ बाल लिए हो का जो बोल नहीं रहे हो? किसी ने फकीरा का गला दबोच लिया। फकीरा बस छटपटा रहा था। अरे 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 छोड़ो भाई, अरे हमको छोड़ दो। अरे छोड़ दो भाया, अरे छोड़ दो भाया, छोड़ दो भाया। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।